नमस्कार। आज हम संविधान की उस डायरी को खोलने जा रहे हैं जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श भारत का सपना लिखा था। जी। ये वो पन्ने हैं जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और ये सपना मतलब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये कोई सूखे कानून नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक दिशा है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी हर आने वाली सरकार को दी गई। बिल्कुल। और हमारे हाथ में जो जानकारी है वो पूरी तरह से लूसेंट जीके बुक पर आधारित है। हाँ। जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या बिहार पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये किताब कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और इस चैप्टर से तो सवाल आना लगभग तय है। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसे गहराई से समझना है। तो आज का हमारा मिशन है इस सपने को समझना, ये सिद्धांत असल में है क्या, संविधान की इस डायरी में इन्हें क्यों लिखा गया, और हाँ, परीक्षा के नजरिए से वो कौन सी बातें हैं जो सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस डायरी का पहला पन्ना पलटते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक गाइडिंग स्टार या ध्रुव तारे की तरह हैं। गाइडिंग स्टार। हाँ, जब भी कोई सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, तो उसे इन सिद्धांतों की तरफ देखना होता है। संविधान कहता है कि देखो, देश को इस दिशा में ले जाना है जहां सबका कल्याण हो। ये वही दिशा दिखाने वाले सिद्धांत हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह का नैतिक कंपास है सरकार के लिए। तो ल्यूसेंट की किताब के हिसाब से इस कंपास के कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना ही रखना है? हाँ, ये वो सवाल हैं जो मतलब सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में है। भाग 4, ठीक है। दूसरी, इनका जिक्र है अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51। और तीसरी, और ये शायद सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, हाँ। कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइलैंड से, ये तो पक्का याद रखना है। और ये लागू कब से हुए? ये 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुए, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। जी। देखिए, संविधान सभा का मकसद बहुत साफ था। 200 साल की गुलामी के बाद जो सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, उसे खत्म करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सही बात है। ये सिद्धांत उसी का ब्लूप्रिंट है। यहाँ मेरे मन में एक उलझन है और मुझे लगता है कई सुनने वालों के मन में भी होगी। तुझे? अगर ये सरकार के लिए इतने जरूरी निर्देश हैं और मान लीजिए कोई सरकार इन्हें नहीं मानती, तो क्या एक आम नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है? ये इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं? नहीं। आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। संविधान की भाषा में इन्हें गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल कहा गया है। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? ये तो बस अच्छी अच्छी बातें हो गईं जिन्हें मानना या न मानना सरकार की मर्जी पर है। नहीं नहीं, यहीं पे असली बात छिपी है। भले ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना हो, पर ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। नैतिक जिम्मेदारी? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड? बिल्कुल। भले ही रिपोर्ट कार्ड खराब होने पर सरकार को जेल नहीं होगी, लेकिन हर 5 साल में जनता इसी रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट देती है। अगर सरकार इन पर काम नहीं करती तो अगली बार चुनाव हार सकती है। अच्छा। यही इनकी असली ताकत है, जनता की अदालत। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब इनकी शक्ति कानून में नहीं, लोकतंत्र में है। बिल्कुल सही। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, मुख्य अनुच्छेद। ल्यूसेंट में इस पर बहुत जोर दिया गया है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 38 और 39 से, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय की आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 38 तो एक तरह से संविधान की जो प्रस्तावना है, उसी का विस्तार है। अच्छा। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब ये एक आदर्श की स्थापना करता है। और अनुच्छेद 39, ये तो अपने आप में एक पूरा आर्थिक घोषणा पत्र लगता है। आप इसे आर्थिक घोषणा पत्र कह सकते हैं। सोचिए, 200 साल की गुलामी के बाद देश के संसाधन कुछ ही लोगों के पास थे, भयंकर गरीबी थी। हाँ, सही बात है। ऐसे में अनुच्छेद 39 एक ऐलान था। इसमें कई बातें हैं, जैसे 39 क कहता है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, जीविका के पर्याप्त साधन मिले, यानी सबको रोजी रोटी का हक हो। जी। और 39 ख कहता है कि देश के जो भौतिक संसाधन हैं, जैसे जमीन, खदानें, उनका बंटवारा इस तरह हो
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। और इसी से जुड़ा अगला बिंदु है 39 ग, हाँ, जो कहता है कि ऐसा ना हो कि देश की सारी दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चली जाए। ये सीधे सीधे धन के केंद्रीकरण को रोकने की बात करता है। इसमें एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। 39 घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। हाँ जी। ये 1950 में लिखा गया। उस जमाने में ये कितना प्रगतिशील विचार रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। दुनिया के कई विकसित देशों में भी तब ये कानूनी हकीकत नहीं थी। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। सही में। इसी में आगे 39 ख है, जो मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य की बात करता है, ताकि कोई मजबूरी में अपनी सेहत से खिलवाड़ न करे। और फिर 39 च है, जिसे बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये 42nd संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। इसमें बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से बचाने की बात है। तो अनुच्छेद 39 असल में एक समतावादी समाज की नींव रखता है। आपने सही पकड़ा। अब हमने आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात तो कर ली। जी, आप अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को संविधान में जगह देने जैसा है। बिल्कुल। और इसी तरह सामाजिक सुरक्षा का सपना अनुच्छेद 41 में दिखता है, जो कहता है कि कुछ हालातों में, जैसे बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी में, लोगों को काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, आज हम जो पेंशन योजनाएं या मनरेगा देखते हैं, उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं यहीं से मिलती है। हाँ, कह सकते हैं। और अब वो अनुच्छेद जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर तो हमेशा बहस होती रहती है। हाँ, और ये बहस इसलिए होती है क्योंकि ये वो बिंदु है जहां पूरे देश के लिए एक कानून का सिद्धांत अलग अलग समुदायों की अपनी सांस्कृतिक पहचान के अधिकार से टकराता है। अच्छा, इसीलिए ये इतना संवेदनशील मुद्दा है और संविधान ने इसे एक निर्देशक सिद्धांत के तौर पर रखा, जिसे सही समय आने पर लागू किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45 है और लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की बात अनुच्छेद 47 में है, जिसके तहत कई राज्य शराबबंदी जैसे कदम उठाते हैं। जी। लेकिन एक और अनुच्छेद है जिसे 42nd संशोधन में जोड़ा गया और जो आज बहुत प्रासंगिक है। आप अनुच्छेद 48A की बात कर रहे हैं? हाँ, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ये दिखाता है कि 70 के दशक में ही हमारे नीति निर्माता पर्यावरण को लेकर सचेत हो गए थे। ये बहुत दूर की सोच थी। और आखिर में दो और बड़े सिद्धांत, अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है ताकि लोकतंत्र स्वतंत्र रहे, और अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ये आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ अनुच्छेद नहीं है, ये पंचायती राज से लेकर पर्यावरण सुरक्षा और विदेश नीति तक पूरे राष्ट्र के विकास का एक खाका है। एक बात मुझे अभी भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, हमारे पास नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार भी हैं और ये निर्देशक सिद्धांत भी। दोनों ही अच्छी बातें करते हैं, तो फिर संविधान में इन्हें इतना अलग अलग क्यों रखा गया है? क्या ये कभी एक दूसरे से टकराते भी हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इन दोनों के बीच का संतुलन ही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। चलिए ल्यूसेंट की किताब की तरह ही इनकी तुलना करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए साफ हो जाए। ठीक है। पहला अंतर तो उनके घर का है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रहते हैं और डीपीएसपी भाग 4 में। और इनके प्रेरणा स्रोत भी अलग अलग है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से प्रेरित हैं और डीएसपीपी, जैसा हमने पहले बात की, आयरलैंड से लिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इनकी ताकत का है। ताकत का? जी, मौलिक अधिकारों के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका कानूनी हक है। लेकिन डीएसपीपी को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, तो एक तरह से मौलिक अधिकार नकारात्मक है जो सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, जैसे कि आपकी आजादी छीनने से। सही पकड़ा। और डीएसपीपी सकारात्मक है जो सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं, जैसे कि सबके लिए रोजगार पैदा करना। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति पर केंद्रित हैं, जबकि डीएसपीपी पूरे समाज के कल्याण पर। और एक तुरंत लागू हो गए, दूसरे धीरे धीरे। बिल्कुल, मौलिक अधिकार तुरंत लागू हो गए, जबकि डीएसपीपी को सरकारें अपनी क्षमता और संसाधनों के हिसाब से धीरे धीरे लागू करती हैं। ये एक वादा है जिसे समय के साथ पूरा करना है। तो अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं।
वो कौन सी बातें हैं जिन्हें यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वाले किसी भी छात्र को नींद में भी याद रखना चाहिए? अगर हम लूसेंट जीके पर आधारित होकर परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्यों की बात करें तो 5 मुख्य बिंदु हैं। 5 बिंदु? 1. स्रोत आयरलैंड। ये कभी मत भूलिए। संविधान का भाग? भाग 4। ठीक। 3. अनुच्छेद 36 से 51। प्रकृति, गैर न्यायोजित, नॉन जस्टिसेबल। ओके। और 5. मुख्य संशोधन, 42वां संशोधन 1976, जिससे अनुच्छेद 39 च यानी बाल संरक्षण और 48A यानी पर्यावरण संरक्षण जोड़े गए। ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक मशहूर कथन भी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, केटी शाह का। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने डीपीएसपी की तुलना एक ऐसे चेक से की थी, हाँ, जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। जरूर। सोचिए, संविधान ने आपको एक चेक दिया है जिस पर लिखा है सबको रोजगार। आप ये चेक लेकर सरकार रूपी बैंक के पास जाते हैं। बैंक मैनेजर कहता है, चेक तो बिल्कुल असली है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे खाते में अभी इसे पास करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास संसाधन होंगे हम आपको ये जरूर देंगे। अच्छा, यही डीएसपीज की असलियत है। ये एक पक्का वादा है पर तत्काल गारंटी नहीं। इसकी अदायगी देश के आर्थिक विकास और सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। ये तो कमाल का उदाहरण है। अब ये बात हमेशा याद रहेगी। तो आज हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की डायरी के पन्ने पलटे। वो क्या है, उनका सपना क्या है, कौन से अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है और मौलिक अधिकारों से वो कैसे अलग है। जी, ये ल्यूसेंट जीके का वो अध्याय है जहां से 1-2 सवाल पक्के हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दशकों पहले लिखे गए सिद्धांत आज भी समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण जैसी हमारी सबसे बड़ी बहसों को दिशा दे रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ भारत को एक राष्ट्र के रूप में लगातार बढ़ते रहना है। सही मायनों में ये हमारे संविधान की आत्मा का विस्तार है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल, अगर इन सिद्धांतों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर इन्हें हकीकत में बदलने के लिए जनता की राय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या भूमिका है? एक जागरूक नागरिक इन निर्देशक सिद्धांतों को सिर्फ किताब के पन्नों से निकालकर असलियत बनाने में क्या योगदान दे सकता है?